हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और आपको याद होना चाहिए कि हम मैथ में वेक्टर पढ़ा रहे हैं और वेक्टर में एक्सरसाइज बनवा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 है जिसमें बहुत सी अधिकांश मैथ बना चुके हैं। आपको 2-3 प्रॉब्लम बचा हुआ है। तो आइए बचे हुए प्रॉब्लम पर गौर कीजिए। 17 क्वेश्चन है। दर्शाइए माने साबित करिए कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। कब? जब ये तीनों का स्थिति सदिश, देखिए ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए, बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी, सी का स्थिति सदिश वेक्टर सी। तो चलिए बताइए, हम लोग अपने थ्योरी के माध्यम से आइए। ए का स्थिति सदिश माने पोजीशन वेक्टर, तो ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए होता है। अब क्वेश्चन से इसका मान दे ले वेक्टर है। चलो बी का स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं? वेक्टर ओ बी। क्वेश्चन से दे ले वेक्टर बी। सी का स्थिति सदिश क्या होगा? वेक्टर ओ सी। क्वेश्चन से इसका मान दे ले। ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब ये समझना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है कि इसके लिए हमको क्या रीजन, क्या स्थिति दिखाना होगा। तो अगर हम ये तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज में, अगर हम ये तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर दिखा दे, तब क्या आप मान लीजिएगा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। फिर एक बार समझा जाए, साबित करके दिखाना है कि तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। इस बात को साबित करने के लिए ये तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर दिखाना होता है। तो हल कैसे करेंगे? पहले हम इस त्रिभुज के माध्यम से पहले हम निकाल लेंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी के सहारे निकाल लेंगे ए बी स्क्वायर। फिर निकालेंगे वेक्टर बी सी और वेक्टर बी सी के सहारे निकालेंगे बी सी स्क्वायर। फिर इसके सहारे निकालेंगे वेक्टर ए सी और वेक्टर ए सी के सहारे निकालेंगे ए सी स्क्वायर। समझो पहले बात। पहले क्या निकालेंगे? वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी के सहारे ए बी स्क्वायर। फिर निकालेंगे वेक्टर बी सी के सहारे बी सी स्क्वायर। फिर निकालेंगे वेक्टर ए सी और वेक्टर ए सी के सहारे निकालेंगे ए सी स्क्वायर। जब ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर निकल जाए तो तीनों में जो बड़ा रहेगा उसको छाट लेंगे, बाकी दोनों छोटका को जोड़कर देखेंगे कि बराबर आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्षों को दर्शाता है। आइए हम बनाते हैं दोस्त। अब देखो फरमान गिवन मतलब दिया हुआ। बोलो ए का कैपिटल ए का पोजीशन, बोलो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए। हाँ, ए का पोजीशन को लिखेंगे वेक्टर ओ। एक क्वेश्चन से दे ले वेक्टर ए जेकर मान चलो बी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी। क्वेश्चन से दे ले वेक्टर बी जिसका मान चलिए इतना दिया हुआ। चलो सी का स्थिति बोलो वेक्टर ओ सी। क्वेश्चन से दे ले वेक्टर सी का मान भी दे ले। चलिए ये आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी। चलिए निकालते हैं वेक्टर ए बी। चलो बताओ बाबू, वेक्टर ए बी
स्थिति सदिश के आधार पर वेक्टर निकालने का तरीका हम आपको बताए थे। अंतिम बिंदु का पोजीशन घटाओ शुरू बिंदु का पोजीशन। इसमें अंतिम बी है, बी का पोजीशन बोलो, वेक्टर ओ बी घटाओ शुरू ए है, ए का पोजीशन। चलिए मान दिया जाए वेक्टर ओ बी, तो वेक्टर ओ बी का मान कितना है, वेक्टर बी, सुनिए बढ़िया से, वेक्टर ओ बी का मान वेक्टर बी जिसका मान ई है, तो डायरेक्ट लिख देंगे वेक्टर ओ ए के जगह ए लिख देंगे, वेक्टर ओ बी की जगह ए लिख देंगे, वेक्टर ओ सी की जगह ए लिख देंगे। तो चलिए वेक्टर ओ बी का मान दिया जाए डायरेक्ट ए वाला, क्या हुआ, न तो ए भी दे सकते हैं बाबू वेक्टर ओ बी के जगह, वेक्टर बी वेक्टर ओ के जगह बोल वेक्टर ए। अब आइए वेक्टर बी का मान पुट किया जाए। चलिए 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर, घटाओ वेक्टर ए का मान पुट किया जाए 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के। अब हल करते हैं दोस्त, कैलकुलेशन, चलिए उतारते हुए 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, चलिए माइनस से गुना करो 3 वेक्टर आई माइनस माइनस प्लस 4 वेक्टर जे माइनस माइनस प्लस, चलिए करे जाए, आई में आई से प्लस ही माइनस है तो लिखेंगे माइनस वेक्टर आई, जे में जे प्लस के में के, इतना होगा, किसका मान निकाल रहे हैं हम, वेक्टर ए बी का। वेक्टर ए बी बराबर आ गया माइनस वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस इतना। अब हम इसके सहारे निकालेंगे ए बी स्क्वायर, इसके सहारे निकालेंगे ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम थ्योरी में बताए थे, वेक्टर आई का गुणांक के होल स्क्वायर वेक्टर जे के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर के का गुणांक का होल स्क्वायर। चलिए हल करते हैं, आई का गुणांक -1 के होल स्क्वायर, जे का गुणांक 3 होल स्क्वायर, के का गुणांक 5 के होल स्क्वायर, कितना हुआ 1 9 25, हल करेंगे 35, यानी वेक्टर सॉरी ए बी स्क्वायर आ गया 35। चलिए देखिए दो ए बी स्क्वायर बराबर 35। हाँ बाबू, तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बराबर क्या लाए 35 लाए। अब इसी प्रकार वेक्टर बी सी निकालेंगे, फिर उसके सहारे बी सी स्क्वायर निकालेंगे, इसके बाद फिर निकालेंगे वेक्टर ए सी, फिर उसके आधार पर निकालेंगे ए सी स्क्वायर। आइए तो चलिए अब निकालते हैं वेक्टर बी सी। चलो अंतिम बिंदु कौन है सी, तो सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी। चलो बताओ बाबू, वेक्टर ओ सी का मान वेक्टर सी, वेक्टर ओ बी का मान वेक्टर बी। सब देखा गिवन, जब इसके पहले लिखे होंगे गिवन में सब मान दिया हुआ है। चलिए आइए बताइए वेक्टर सी का मान, तो वेक्टर सी का मान होगा वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के, घटाओ वेक्टर बी का मान 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। हल करते इसको, वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के माइनस 2 वेक्टर आई माइनस प्लस वेक्टर जे माइनस प्लस माइनस वेक्टर के। चलिए आइए, आई में आई ए प्लस है ई माइनस है तो होगा माइनस आई वेक्टर, जे में जे तो हो जाएगा -2 वेक्टर जे, के में के तो -6 वेक्टर के। अब आइए
तो वेक्टर BC के अनुसार आधार पर BC स्क्वायर निकाल लेंगे। तो I का गुणन कितना, तो -1, J का गुणन -2 स्क्वायर, K का गुणन -6 स्क्वायर। चलिए 1 + 4 + 36 बराबर 41, यानी BC स्क्वायर बराबर 41। अब निकालेंगे वेक्टर अगेन वेक्टर AC। चलिए अंतिम बिंदु कौन है, C, तो C का पोजीशन बोलो वेक्टर OC, A का पोजीशन वेक्टर OA। चलिए जहां पर गिवन लिखे होंगे शुरू में, तो वेक्टर OC का मान होगा वेक्टर C घटा वेक्टर OA का मान वेक्टर A। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, वेक्टर C का मान देल होगा क्या, वेक्टर I माइनस 3 वेक्टर J माइनस 5 वेक्टर K। वेक्टर A का मान देल होगा 3 वेक्टर I माइनस 4 वेक्टर J माइनस 5 वेक्टर K, सॉरी यहाँ 4 होगा। हल करते हैं बउआ, वेक्टर I माइनस 3 वेक्टर J माइनस 5 वेक्टर K, माइनस से गुना कर दो तो -3 वेक्टर I माइनस माइनस प्लस 4 वेक्टर J माइनस माइनस प्लस 4 वेक्टर K। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, I में I से ही प्लस से ही माइनस है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा -2 वेक्टर I, J में J ही माइनस ये प्लस है, तो यहाँ बच जाएगा प्लस वेक्टर K में K तो माइनस। चलिए आइए, तो वेक्टर AC के सहारे हम निकालेंगे AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर निकालने का तरीका, I का गुणांक कितना है, -2 के होल स्क्वायर, J का गुणांक 1 का होल स्क्वायर, K का गुणांक -1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 6। अब यहाँ देखिए AB स्क्वायर कितना 35, BC स्क्वायर 41, AC स्क्वायर 6, सबसे बड़ा BC स्क्वायर है, तो इसको छोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़कर देखेंगे। आइए अगेन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, आइए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। चलो तो AB स्क्वायर 35 देला, AC स्क्वायर आ गया 6, तो बराबर 41। 41 किसका मान है, BC स्क्वायर का। चलो क्या आया बाबू, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। क्या देखें कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के बराबर है। इसका स्पष्ट होता है कि दिया गया बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। चलिए बढ़िया से देखो बाबू, इसको घर पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार 3 बार। चलिए देखिए क्या देखें कि इस त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करता है। अतः दिया गया बिंदु A, B एवं C एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करता है। रूट। अब आइए दो ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं, इसके साथ ही चैप्टर समाप्त होता है। बाबू तो इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, बढ़िया से समझिएगा।
त्रिभुज ABC आकृति देख दे बगल में दे लोगा 10.18। त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन चारों का जांच करेंगे और जांच कर करके देखेंगे कि कौन सत्य है कौन असत्य है, तो वही आंसर होगा जो असत्य है, माने जो सत्य नहीं है। तो हाँ बाबू, ये चारों में वही आंसर होगा जो सत्य नहीं है। तो हम जांचेंगे, चारों को जांच करेंगे, जो सत्य नहीं होगा वही उसका आंसर होगा, है ना मेरे बाबू। तो चलिए इसमें सत्य असत्य को जांच करते हैं कि चारों में कौन। तो इसको जांच करने के पहले दो बात याद करो। एक ही दिशा में त्रिभुज के भुजाओं से निर्मित वेक्टर का योग हमेशा 0 होता है। दूसरी बात याद करो, एक ही दिशा में त्रिभुज के कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग उसके विपरीत दिशा में उसके विपरीत दिशा में तीसरी भुजा से निर्मित वेक्टर के बराबर होता है। एक बार सुनिए, पहला, एक ही दिशा में त्रिभुज के भुजाओं से निर्मित वेक्टर का योग 0 के बराबर होता है। दूसरी बात समझिए, एक ही दिशा में त्रिभुज के कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग उसके तीसरी भुजा से निर्मित वेक्टर के बराबर होता है। आइए जांच करते। पहला क्या है, वेक्टर ए बी। देखो यहाँ आइए, वेक्टर ए बी, ए से बी की ओर जोड़। देखिए अपने बनाते हैं पहले वेक्टर ए बी। देख बाबू ये लगा वेक्टर ए बी यहाँ रखे, वेक्टर बी सी है ना, वेक्टर सी है। देखिए एक ही दिशा, वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी सी जोड़ वेक्टर सी है, ए बी जोड़ बी सी जोड़। देखिए एक ही दिशा में है ना। एक तो बताओ तीनों का योग क्या होना चाहिए, 0। बड़ी बढ़िया समझो, वेक्टर ए बी, नहीं तो अपना भी यदि लीजिए, अपना फिगर बनाइए। चलिए फिर बताइए, वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी सी जोड़ वेक्टर सी है, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी है। ये तीनों वेक्टर एक ही दिशा को दर्शा रहा है, इसलिए तीनों का योग 0 होगा। जो क्वेश्चन से 0 देल है कि क्या सत्य होगा कि असत, तो सत्य होगा। चलिए वो जांच कर दिए। क्यों? क्योंकि तीनों वेक्टर एक ही दिशा को दर्शा रहा है, इसलिए तीनों का योग क्या होगा, 0 होगा। अब क्वेश्चन से भी है 0, इसलिए सत्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं बउआ, बी को जांच करते हैं। फिर फिगर बनाइए। चलो आओ, क्या करते हैं, वेक्टर ए बी देख तो ए से बी की ओर होना चाहिए, वेक्टर बी से सी की ओर होना चाहिए, वेक्टर ए से सी की ओर होना चाहिए। आइए पढ़िया जाए। हम आपको बताते हैं कि एक ही दिशा में त्रिभुज के कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग उसके तीसरी भुजा उसके विपरीत दिशा में तीसरी भुजा से निर्मित वेक्टर के बराबर होता है। आइए तो योग नियम से पढ़ते हैं बाबू। वेक्टर ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, वेक्टर ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। आइए बी ऑप्शन के लिए, बी के लिए चलिए योग नियम से ये आपका एथी बना था, ए बी सी, वेक्टर ए बी ऐसे करा, ऐसे ऐसे। योग नियम से क्या होगा, वेक्टर ए बी जोड़ बी सी जोड़ वेक्टर ए सी। चलिए वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी। चलिए इसको हल करती, प्लस सीधा रखे माइनस, बराबर 0। बताओ इतना के मान क्या होना चाहिए, 0। जो क्वेश्चन से भी है 0, इसका मतलब ये क्या हो गया, सत्य। लेकिन हमको आंसर उसको देना जो सत्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू।
चलिए मिटाते मेरे भाई, मिटाते दोस्त। सी ऑप्शन के लिए देखिए, चलिए सी ऑप्शन के लिए, सी के लिए, सी ऑप्शन के लिए बहुआ। चलो त्रिभुज बनाते हैं वो, ए बी सी। आइए वेक्टर ए बी, ए से बी क्यू, वेक्टर बी सी, बी से सी क्यू, वेक्टर सी ए, सी से क्यू। चलिए बताइए तो बढ़िया से, वेक्टर ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए, तो तीनों का योग 0 होना चाहिए। बताओ मेरे भाई, वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी सी जोड़ सी ए, तो तीनों एक ही दिशा को दर्शाता है, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए? 0। यानी वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी सी जोड़ वेक्टर सी ए बराबर 0 होना चाहिए। इतना बराबर 0, जो इतना नहीं है क्या है देख तो, होना चाहिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी जोड़ वेक्टर सी ए बराबर 0, लेकिन यहाँ दे ले वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी घटाओ वेक्टर सी ए बराबर 0, जो बिल्कुल क्या होना चाहिए? गलत होना है। तीनों का योग इतना बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में जब इतना बराबर 0, तो सत्य है कि असत्य है, तो क्या हो गया? असत। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, चलिए डी ऑप्शन के लिए देखिए, डी के लिए, डी के लिए, डी ऑप्शन बताओ मेरे बाबू। अभी त्रिभुज बनाए, ए बी सी, बताओ वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी। बताओ ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी है, तो तीनों का योग 0। वेक्टर ए बी जोड़ वेक्टर बी सी जोड़ वेक्टर ए सी बराबर 0। लेकिन यहाँ पे ए बी मिल रहा है ना बाबू? सॉरी सॉरी, तो बाबू वेक्टर ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी है, ये ना होना चाहिए बाबूआ। चलिए आइए डी ऑप्शन में देखिए, वेक्टर ए बी मिल रहा है, वेक्टर सी ए मिल रहा है, लेकिन यहाँ बी सी नहीं है, सी बी है। तो याद करो, वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करने से उसका चिन्ह बदल जाता है। तो आइए मेरे बाबू, वेक्टर ए बी अगर बी सी के जगह सी बी करेंगे तो प्लस से क्या होगा? माइनस, प्लस बराबर, देखिए तो इतना आया 0, जो हूबहू है ना, तो आपका क्या हो गया? 7। तो बता बाबू, वो आंसर होना चाहिए। देखिए ए भी 7 है, बी भी 7 है, डी भी 7 है, लेकिन यह 7 है, माने 7 नहीं है। तो बताओ चारों में 7 कौन नहीं है? तो आंसर सी होना चाहिए, आंसर सी। याद हो गया? अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। तो हाँ बाबू, इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद करो कि अगर दिया गया वेक्टर संरेख है, तो उसमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होता है। अगर संरेख है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक हो, चाहे तो गुणक लेम्डा का हो, के का हो, 1 का हो, 2 का हो, प्लस माइनस गुणक होना चाहिए। जांच करते हैं, तो कहता कि इनमें निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, माने आंसर वही होगा जो सही नहीं है। चेक करते हैं, बताओ मेरे बाबू, ये दोनों वेक्टर क्या संरेख है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख है। तो कहता कि जब संरेख है तो क्या हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं? तो अभी बताएं कि जब संरेख है तो उसमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होगा। तो क्या कहता है? वेक्टर बी वेक्टर ए का लेम्डा गुणक होता है। क्या लिखना सही है कि गलत है? तो जब संरेख है, जब दिया गया वेक्टर संरेख है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर बी वेक्टर ए का लेम्डा गुणक है, इसका मतलब कि दोनों क्या है? संरेख होगा। बढ़िया समझो, ये दोनों वेक्टर क्या है? संरेख है। तो जांच करके बताओ क्या चीज कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं? तो हम आपको बताए होंगे कि अगर संरेख है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को गुणक आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर करेंगे वेक्टर बी वेक्टर ए का कितना गुणक है, लैम्डा गुणक है, यानी गुणक है ना, तो लिखना सही है कि गलत है, तो यह सही है, यह आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या संरेख है, तो कहता कि बताओ क्या इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं बाबू, वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 इंटू बी। तो बताओ मेरे भाई कि वेक्टर ए वेक्टर बी का प्लस माइनस 1 गुणक होता है, क्या आप इतना लिख सकते हैं। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर दिया गया वेक्टर संरेख है तो उसमें से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होता है, तो बताइए दोनों वेक्टर संरेख है तो आप इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ये आपका सही है। चलिए ए सही है बी सही है। अब क्या कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रमागत घटक समानुपाती होता है। कहता जांच करके बताइए कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है तो उसके घटकों का अनुपात समानुपाती होता है। अब जांच करके देखते हैं कि अनुपात बराबर है कि नहीं है, अगर है तो ए भी सही होगा। आइए सी ऑप्शन जांच करते हैं, ए सही है बी सही है ना, वेक्टर बी वेक्टर ए का गुणक है, तो जब संरेख है तो लिखना सही है, वेक्टर ए वेक्टर बी का प्लस माइनस 1 गुणक है, तो ए भी संरेख सही है। अब सी को जांच करते हैं, सी ऑप्शन जांचते हैं बउआ। चलिए सी ऑप्शन देखा जाए, सी ऑप्शन के लिए बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या दोस्त संरेख है। जब संरेख है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होगा, इसलिए वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी। अब आइए चलिए वेक्टर ए बराबर कुछ मान लीजिए, चलिए मानते हैं वेक्टर ए बराबर x1 इंटू वेक्टर आई, y1 इंटू वेक्टर जे, z1 इंटू वेक्टर के। चलो वेक्टर बी मान लो x2 इंटू वेक्टर आई, y2 इंटू वेक्टर जे, z2 इंटू वेक्टर माना। चलिए अब यहाँ पर आइए मान देते हैं बउआ, यहाँ से वेक्टर ए का मान दीजिए x1 इंटू वेक्टर आई, y1 इंटू वेक्टर जे, z1 इंटू वेक्टर के। चलिए बराबर के वेक्टर ए का मान दिए, बराबर की जगह बराबर लेमडा वेक्टर बी का मान दीजिए x2 इंटू वेक्टर आई, y2 इंटू वेक्टर जे, z2 इंटू वेक्टर के। हल करते हैं दोस्त, x1 इंटू वेक्टर आई, y1 इंटू वेक्टर जे, z1 इंटू वेक्टर के लेमडा से गुना कर, लेमडा इंटू x2 इंटू वेक्टर आई, लेमडा से सब ले, लेमडा बाई 2 इंटू वेक्टर जे, लेमडा z2 इंटू वेक्टर की। अब आइए बीच में क्या चीज है, देखिए पहला वेक्टर ही है दूसरा वेक्टर ही है, बीच में कोची का चिन्ह है बराबर का। तो याद करो कि यदि दो वेक्टर इक्वल हो तो आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक आपस में बराबर होता है। तो इधर से आई का गुणांक लेमडा x2, इधर से आई का गुणांक x1, तुलना करने पर बोलो इधर से आई का गुणन x1, इधर से आई का गुणन लेमडा x2। बताओ ये गुना इधर आके भागा x1 बटा x2 बराबर लेमडा। समीकरण नंबर फर्स्ट, जे का बताओ जे का गुणांक बराबर, इधर से जे का गुणांक लेमडा इंटू बाई 2, इधर से जे का गुणांक y1। चलिए आइए क्या लिखेंगे, y1 बराबर
लेमडा इंटू बाई टू, गुना इधर आके भागा, बाई वन बटा बाई टू बराबर लेमडा। समीकरण नंबर सेकेंड, जे के का गुना, इधर से के का गुणन लेमडा वन, अगेन लेमडा वन इंटू इधर आके भागा। समीकरण नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर गौर करो तो देखिए RHS सब का क्या है, बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। आइए बाबू बढ़िया से देख लीजिए एक बार और फिर समझिए। सी ऑप्शन के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है, तो जब संरेख हो तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक, तो यहाँ गुणक देखा है लेमडा, वेक्टर ए बराबर मान लिए, वेक्टर बी बराबर मान लिए, मान को पुट कर दिए, तुलना किए तो ए आया। फर्स्ट सेकंड पर गौर करेंगे तो सबका RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। आइए चलिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या होगा बाबू, x1 बटा x2 y1 बटा y2 z1 बटा z2, यही ना होगा। देख तो बाबू ये अनुपात बराबर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यदि दिया गया वेक्टर संरेख हो तो उसके घटकों का अनुपात बराबर होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सी ऑप्शन भी क्या है, सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब चलिए डी क्या कहता है, डी क्या कहता बाबू, डी समझिए, पता वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है। तब डी कहता है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है तो डी कहता कि क्या इसकी दिशा समान होगा और परिमाण भिन्न भिन्न होगा। कहता डी करा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है तो बताइए कि क्या इसका दिशा सेम होगा और परिमाण भिन्न भिन्न होगा। कोई जरूरी नहीं है, अगर वेक्टर संरेख है तो कोई जरूरी नहीं है कि दिशा सेम होगा, सेम होगा, वो सेम हो भी सकता, भी बात समझो। अगर वेक्टर संरेख है तो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम होगा, सेम हो भी सकता है या भिन्न भिन्न हो सकता है ना बाबू। अगर दिया गया वेक्टर संरेख है तो कोई जरूरी नहीं है कि परिमाण भिन्न होगा, वो भिन्न भी हो सकता है, समान हो सकता है। फिर एक बार समझे, कहता कि संरेख है तो डी ऑप्शन कहता है कि यदि संरेख है तो क्या उसका परिमाण समान होगा। और सॉरी, वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख है तो डी ऑप्शन कहता है, डी ऑप्शन देखिएगा कि यदि संरेख है तो सदिशों का दिशा समान और परिमाण भिन्न भिन्न। कहता कि संरेख है तो क्या उसका दिशा सेम होगा, तो कोई जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परिमाण भिन्न भिन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस आधार पर डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही नहीं है, तो उसको आंसर देना है जो सही नहीं है। तो बताओ लास्ट क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव डी होगा। इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त होता है बाबू। अब हम इस पर थ्योरी पढ़ाएंगे। आइए आइए अगले चैप्टर का थ्योरी देखिए, मतलब 10.3 का डॉट प्रोडक्ट, हिंदी में कहेंगे अदिश गुणनफल। याद रखिएगा, अगर अदिश गुणनफल कहेगा तो आप निकालिएगा डॉट प्रोडक्ट। अंग्रेजी सभी स्टूडेंट को याद रहता है, हिंदी नहीं याद रहता है। अगर अदिश गुणनफल कहेगा तो आप क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। आइए
इसको इस बिंदु को यहाँ पर पढ़ा जाता डॉट। जैसे एग्जाम्पल, पढ़ के सुनाइए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पढ़िए। वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी, चलिए इसको पढ़ के सुनाइए। वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर ए सी, चलिए ना सीख गए। दो बात, अदिश गुणनफल कहेगा तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब आइए इसको समझने के पहले एक छोटी सी टॉपिक समझें। कोसाइन, कोसाइन का हिंदी होता है कोजेया, कोसाइन का हिंदी कोजेया, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। कोसाइन को ही शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। आइए कुछ समझिए। ए का कोसाइन, तो ए का कोसाइन का मतलब कॉस ए, बी का कोसाइन मतलब कॉस बी, सी का कोसाइन मतलब कॉस सी, 45 डिग्री का कोसाइन मतलब कॉस 45 डिग्री। बढ़िया से देखिए। अब आगे बातों पर हम गौर करते हैं, विचार करते हैं। देख लिए बाबू, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार पैड पर या कॉपी पर बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज बनाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जब चारों चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको 100 गो या 110 गो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। चलिए आगे बात पर विचार करते हैं। तो अदिश गुणनफल का मतलब क्या समझिए। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। बोलो बाबू, अगर कहीं पर लिखल है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल निकाले तो आप क्या निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट। चलिए लिखना सीखिए पहले। वेक्टर ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल, वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल न का करके इसको शॉर्ट में लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आगे वेक्टर बी और वेक्टर सी का अदिश गुणनफल। इतना न लिख करके हम लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। आगे चलते हैं। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का अदिश गुणनफल। तब वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का अदिश गुणनफल न लिख करके क्या लिखेंगे बाबू? वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी। और चलिए वेक्टर आई और वेक्टर जे का अदिश गुणनफल क्या होगा? बोलो। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे। अपोजिट, अपोजिट
अपोजिट माने उल्टा। अब आइए, अगर कहीं पर लिखल है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी का मतलब हुआ वेक्टर सी और वेक्टर डी का अदिश गुणनफल। इसका अर्थ हुआ वेक्टर सी और वेक्टर डी का अदिश गुणनफल। वेक्टर सी और वेक्टर डी का अदिश गुणनफल। आगे वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू। चलिए आइए, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का अर्थ हुआ वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का अदिश गुणनफल। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का अदिश गुणनफल। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब चलिए आगे बातों पर हम विचार करते हैं। तो हाँ बाबू, आगे बातों पर गौर करते हैं। ये बताइए हमको कि वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है, मतलब इकाई सदिश या मात्रक सदिश। चलिए हम इसको आपको वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। चलिए सभी का, ये तीनों का हम आपको डायरेक्शन बताए थे, आपको कुछ दिन पहले बताए थे। देखिए, तीन रेखा परस्पर लंबवत है। तीन रेखा परस्पर लंबवत है मतलब हर दो रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। ये दोनों बीच का कोण 90, ये बीच का कोण 90, ये बीच का कोण 90। ये हो गया ओ एक्स बाय जेड। तो ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड तीनों रेखा परस्पर लंबवत है। परिभाषा के अनुसार इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, इसको कहा जाता है वाई एक्सिस, इसको कहा जाता है जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है मेरे बाबू? इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। अब चलिए, हम आपको कुछ दिन पहले बताए थे कि एक्स एक्सिस के अनुदिश माने एक्स अक्ष के दिशा में यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर आई। वाई अक्ष के दिशा में कौन सा यूनिट वेक्टर? तो वेक्टर जेड। और जेड अक्ष की दिशा में क्या हो गया? वेक्टर के। बोला जाए एक्स अक्ष के दिशा में इकाई सदिश वेक्टर आई, वाई अक्ष के दिशा में इकाई सदिश वेक्टर जे, जेड अक्ष के दिशा में इकाई सदिश वेक्टर के। ये हम आपको पहले ही बात बताए थे। अब आइए, हर यूनिट देखिए बाबू, अगर कोई बोले वेक्टर आई और वेक्टर जे, तो वेक्टर आई एक्स एक्सिस के अनुदिश, वेक्टर जे वाई एक्सिस का अनुदिश। तो आई और जे बताओ, ई आई है, ई जे है, कि बीच का कोण कितना? 90। तो आई और जे के बीच में 90, जे और के बीच में 90, आई और के बीच में 90। समझ में आया? अब समझिए, अगर आपसे कोई बोल दे कि वेक्टर आई वेक्टर आई, वेक्टर आई वेक्टर आई, तो बोलो वेक्टर आई किस रेखा पर गया? दूसरा वेक्टर आई तो इसी पर गया। बात को समझो, यहाँ दो वेक्टर है, वेक्टर आई दोनों सेम है। वेक्टर के दिशा एक्स एक्सिस का अनुदिश, ये भी वेक्टर की दिशा एकरे पर, माने दोनों रेखा सट गया। तो जब रेखा सटेगा तो बीच का कोण 0 डिग्री। यानी क्या समझ में आया कि समान वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है।
कोई पूछ दे कि वेक्टर ए के बीच का कोण तो 0 डिग्री, वेक्टर बी के बीच का कोण तो 0 डिग्री, वेक्टर सी के बीच का कोण 0 डिग्री, यानी समान वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो बताओ मेरे भाई, वेक्टर आई और वेक्टर आई के बीच का कोण तो 0 डिग्री, वेक्टर जे और वेक्टर जे के बीच का कोण तो 0 डिग्री, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का कोण तो 0 डिग्री। समान वाला याद हो गया। इक्वल वेक्टर के बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री होता है। अब आइए अनइक्वल डिफरेंट, जैसे वेक्टर आई और वेक्टर जे, वेक्टर आई और वेक्टर जे, तो आई ई हुआ और जे ई हुआ। पहला वेक्टर कौन है? वेक्टर आई, तो वेक्टर आई की दिशा इस पर गया। वेक्टर जे ई हुआ, तो बीच का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो सुनो बाबू, ये बीच को आप 90 भी लिख सकते हैं या -90, बढ़िया से समझो। पहला वेक्टर कौन है? आई, आई ई हुआ। दूसरा वेक्टर ई, तो जे ई हुआ। ये बीच बताई रेखा परस्पर लंबवत है, तो लंबवत का बीच का कोण 90 डिग्री, तो 90 को आप प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी। तो कहां पर प्लस लिखेंगे और कहां पर माइनस? तो अगर डायरेक्शन, अगर दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो प्लस में, घड़ी की दिशा में हो तो माइनस में। एक बार और समझा दें। दो वेक्टर आई और वेक्टर जे, तो आई के दिशा ई हुआ, जे के दिशा ई हुआ, बीच का कोण ई हुआ। ये बीच के कोण को आप 90 लिखिएगा या -90 लिखेंगे। 90 कब लिखेंगे? अगर डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो 90, दिशा में हो तो -90। जैसे आई से जे, देखिए आई ई हुआ, आई से किधर जाना है? जे, तो देखिए जे की ओर। कौन दिशा में घड़ी घूम रहा है? विपरीत दिशा में, तो हम लिखेंगे 90। अगर यही लिख देते हैं वेक्टर जे और वेक्टर आई, तो जे ई है, आई ई है, तो बीच का कोण चाहे तो 90 होगा या -90 होगा। अब जांच कीजिए, जे ई है, जे से किधर जाना? आई, तो ये हो गया ऐसे। ये कौन दिशा में हुआ? घड़ी की दिशा में, तो -90। एक बार और समझो, समान वेक्टर के बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री होता है। एक बात और समझिए, अगर समान हम बोल रहे हैं तो वहां पर वेक्टर यूनिट रहे या न रहे, चाहे तो यूनिट रहे चाहे तो यूनिट न रहे, बीच का कोण कितना डिग्री? क्या बोले? अगर वेक्टर समान की चर्चा हो तो वहां पर यूनिट हो भी सकता है, नहीं, बीच का कोण हमेशा कितना? 0 डिग्री। लेकिन भिन्न में हमेशा यूनिट होना चाहिए। वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर आई, यूनिट नहीं समझ में आ रहा। समान वेक्टर, तो जहां पर समान की चर्चा हो तो वहां पर यूनिट हो भी सकता है और यूनिट नहीं भी हो सकता है। बीच का कोण हमेशा 0। जहां पर भिन्न की चर्चा है तो भिन्न में हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। यानी दो सेंटेंस समझो कि समान वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है और भिन्न में होना चाहिए यूनिट। समान में यूनिट रहे या ना रहे, बीच का कोण 0, भिन्न में कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। दो बात समझो, समान में यूनिट रहे या ना रहे, बीच का कोण 0 एकदम फिक्स है। भिन्न में कैसा वेक्टर होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो भिन्न यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो -90 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो 90 डिग्री होता है। दो बात याद किया जाए, समान वेक्टर, तो समान में यूनिट रहे या न रहे, समान जहां पर चर्चा हुआ तो वेक्टर यूनिट रहे या न रहे, बीच का कोण 0 डिग्री। जहां पर भिन्न की चर्चा है तो वहां पर वेक्टर हमेशा यूनिट होना चाहिए। दो बात, समान में यूनिट रहे या न रहे, भिन्न में वेक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? यूनिट। तो यूनिट के रूप में 3 गो आई जे के। दो बात, समान वेक्टर के बीच का कोण
0 डिग्री होता है। समान वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो बीच का कोण -90 डिग्री होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो बीच का कोण 90 डिग्री। आते लिखते हैं बउआ। हुआ 2 नोट में समान वेक्टर्स के बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री होता है। दूसरा, भिन्न भिन्न दो यूनिट, याद करो, समान में यूनिट रहे या न रहे वहां बीच का कोण 0। जहां पर भिन्न भिन्न का पद हुआ तो वेक्टर को होना चाहिए यूनिट। जहां भिन्न भिन्न का पद हो वहां कैसा वेक्टर? यूनिट। भिन्न भिन्न 2 यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तब बीच का कोण -90 डिग्री होता है। और घड़ी की विपरीत दिशा में होने पर बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। याद करो, अगर वेक्टर सेम हो तो बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अगर यूनिट वेक्टर भिन्न भिन्न हो तो बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। अगर डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो -90 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल समझाते हैं मेरे बाबू। देखो बाबू विद्यार्थी जी, एग्जाम्पल, वेक्टर ए और वेक्टर ए। देखो बाबू, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एक बाबू, वेक्टर ए और वेक्टर तो दोनों सेम है, तो सेम है तो बीच का कोण 0 डिग्री। अब आइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बीच तो देख बाबू दोनों सेम है। जब सेम है तो बीच का कोण 0 डिग्री। अब आइए वेक्टर आई और वेक्टर आई के बीच का कोण बताओ। वेक्टर आई और वेक्टर आई सेम है। जहां सेम है तो बीच का कोण। अब आइए वेक्टर आई और वेक्टर जे के बीच का कोण। चलिए वेक्टर आई और वेक्टर जे, आई और जे तो भिन्न है, तो जहां पर भिन्न है तो बीच का कोण 90 या -90। ये आपको वेक्टर आई और वेक्टर जे तो भिन्न है, तो भिन्न भी, तो यदि भिन्न है तो बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री, ये डिसाइड करेगा डायरेक्शन। तो आइए डायरेक्शन जानने के लिए ऐसे वो गोल बना दीजिएगा। एक में कहीं पर वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के कर दीजिएगा। बताइए आई से किधर जाना, जे की ओर। ऐसे हाथ रख देंगे आई पर, आई से जे। बताओ एक कौन दिशा में जा रहा है, बताओ मेरे भाई। आई से जे की कौन दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो अगर घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री। अब आइए वेक्टर के और वेक्टर आई के बीच का कोण। बोलो बाबू, ये के है, ये आई है, तो भिन्न है, तो बीच का कोण 90 या -90, ये डिसाइड करेगा डायरेक्शन। बताओ क्या, के यहाँ पर के रख दीजिए। के से किधर जाना है, आई की ओर। तो देखिए के से आई, देख बाबू कौन दिशा में जा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो बराबर होगा 90 डिग्री। अब चलिए लास्ट उदाहरण, वेक्टर जे और वेक्टर आई के बीच का कोण। चलो आई है, जे है तो भिन्न है, तो 90 या -90, तो जे है, जे से किधर जाना, आई। कौन दिशा, घड़ी की दिशा, देख घड़ी की दिशा, तो हो गया -90। ये आप दो बात याद रखिएगा, अगर वेक्टर सेम है तो बीच का कोण हमेशा 0 डिग्री। अगर वेक्टर तो भिन्न भिन्न में होना चाहिए यूनिट। अगर दिए गए यूनिट वेक्टर भिन्न भिन्न है तो बीच का कोण 90 या -90। डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो -90, घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो +90। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे बाबू कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब करते तो हम जितनी वीडियो लोड करेंगे आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर चला जाएगा। इस रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।